हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11 फिजिक्स का। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखते हैं क्या होता है। पहले मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में शैतानियाँ की होंगी और किसी चीज़ को ऊपर से फेंका होगा। कभी आपने ऊपर फ्लोर पर जाकर किसी चीज़ को फेंका होगा, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो देखा हो कि उसका मोशन कैसा होता है या उसका पाथ कैसा होता है, वो ऑब्जेक्ट किस तरह से नीचे जाता है। तो सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से या ज़्यादा ऊपर की फ्लोर से आप किसी ऑब्जेक्ट को खिड़की से ऐसे बाहर फेंकते हैं, तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करती है, और इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए वो ग्राउंड पर कुछ समय के बाद आकर के ग्राउंड पर लैंड करती है। अब दूसरी कंडीशन में अगर आप ग्राउंड से ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो करते हैं बाय मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए आप वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो करते हैं, तो वो एक मोशन में आ जाती है और उसका जो पाथ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और इस तरह से वो पहले तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाती है, अपने मैक्सिमम हाइट तक जाती है, और उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद फिर वो स्पीड उसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो कुछ समय बाद आकर के ग्राउंड से टच हो जाती है, यानी लैंड कर जाती है। तो अब इस दौरान में क्या होता होगा, ये चीज हमें यहाँ पर समझना है। तो इन दोनों कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि हमने इससे पहले देख लिया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिकम्पोज कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिलती है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी मिलेगी, और ये वेलोसिटी कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरा 90 हो जाएगा। तो अब मान लीजिए हम बीच की किसी वेलोसिटी को पकड़ते हैं, इसको पकड़ लें, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें कुछ यहाँ इस तरह से मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, इसका Vx हो गया, और यहाँ पर वर्टिकल का मतलब हो गया Vy। अगर हम इसको u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम ux भी कह सकते हैं, ux और uy है वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल इसलिए हम u ले रहे हैं। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, x मीन्स हॉरिजॉन्टल फैक्टर, y मीन्स वर्टिकल फैक्टर। तो इस तरह से सेम थिंग इज हियर। ये हो गया ux, ये हो जाएगा uy, और इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं तो हर एक का हम ux और uy फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो पाथ है ये ऐसा ही क्यों जा रहा है या ऐसा ही क्यों जा रहा है, ऐसा डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं गया या फिर ऐसा क्यों नहीं गया। उसकी वजह है ये जो मोशन है ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है। कैसे हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि पहले तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये समझ लेना जरूरी है। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल एक बॉडी है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली किसी हाइट से थ्रो किया है या फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए थ्रो किया है। A body thrown with some initial velocity with the horizontal direction and then allowed to move in two dimensions under the action of gravity alone without being propelled by any other engine or fuel is called a projectile। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको हम किसी इंजन या फ्यूल से एनर्जी नहीं दे रहे हैं,
ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोपेल नहीं कर रहे हैं या जिसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं ताकि इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जा सके। ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है विदाउट, यानी ये कोई मशीन नहीं है, ये विदाउट मशीन कोई ऑब्जेक्ट है। तो जो इसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, ग्रेविटी अलोन होता है, यानी इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, केवल ग्रेविटी काम कर रही है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फैक्टर है, हर जगह हम उस हॉरिजॉन्टल फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और ये केवल ग्रेविटी के अलोन ग्रेविटी पर वर्क कर रहा है। मतलब हर जगह इस पर डाउनवर्ड एक ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है और ग्रेविटी इसको हर पॉइंट पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और खींच रही है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी, यहाँ पर हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी, वो इनिशियल वेलोसिटी अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सीधा सीधा जाता इस तरह से, लेकिन ग्रेविटी है इसलिए ये हर पॉइंट पर इस तरह से डिक्रीज होता जा रहा है, और ग्रेविटी के ही कारण वो, ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है और इस तरह के पाथ पर आ जाता है। यानी जो ट्रेजेक्टरी है वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व मिलता है हमें। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, यानी पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। अब कंडीशन कुछ होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि कुछ कंडीशन कंसीडर की जाती है कि अगर मोशन प्रोजेक्टाइल है तो ये चीजें होंगी ही होंगी या होना चाहिए। पहली चीज कि एयर का रेजिस्टेंस जीरो कंसीडर किया जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या एयर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है। लेकिन अगर बहुत तेज हवा है, अगर हवा बहुत तेज है, तब आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं मूव कर पाएगा, बल्कि वो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल की जगह प्रोपेल्ड मोशन हो जाएगा, क्योंकि हवा उसको उड़ा ले जाएगी। अब जैसे कोई एक कागज है, पेपर है, ये बहुत लाइट वेट है ऑब्जेक्ट, पेपर का एरोप्लेन आपने बना दिया, तो पेपर का जो एरोप्लेन है वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज इट इज बीइंग प्रोपेल्ड बाय द एयर एंड एयर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज नॉट जीरो इन केस ऑफ योर पेपर प्लेन। तो पेपर प्लेन के केस में एयर का रेजिस्टेंस जीरो हम नहीं मान सकते, या एयर के रेजिस्टेंस का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो जीरो कंसीडर नहीं किया जा सकता। बट अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, पत्थर है, तो उस पर एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, यानी एयर उस स्टोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी या उसको रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगी, उसके मोशन को रोक नहीं पाएगी, उसके मोशन को रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगी। इसलिए हम यहाँ मानकर चलते हैं देयर शुड बी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, देयर should not be फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, यानी एयर का कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ, तभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर पाएगा। अब सेकंड पॉइंट जो जरूरी है इसके लिए, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ शुड बी कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। जो अर्थ है हमारी, वो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है ना, अर्थ एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो उसके जो रोटेशन का जो इफेक्ट है वो उसके इक्वेटर पर तो नेग्लिजिबल हम कंसीडर कर सकते हैं, बट पोल्स पर हम उसको नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत समझने वाली है, बहुत डेप्थ वाली है, और इसको आप समझ लीजिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, कि क्या पोल पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन कराना चाहें तो वो पॉसिबल है? तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, या अगर हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन नेग्लिजिबल वहां कंसीडर करना सही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका जो रोटेशन है अर्थ का वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी अगर आप सेंटर पर खड़े हैं तो सेंटर पर आप ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, या जो अर्थ है उसके पोल पर जो रोटेशन होगा उसको आप ज्यादा
फील करेंगे। तो द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ शुड बी कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। अब रोटेशन जो होगा अर्थ का, उसको हमने यहाँ मान लिया है कि वो नेग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर है, नगण्य के बराबर है, और वो कुछ खास इफेक्ट हमारे प्रोजेक्टाइल पर नहीं डाल रहा है, तो ही प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको अकाउंट में लें, रोटेशन ऑफ अर्थ को अगर हम अकाउंट में लेते हैं, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी should be constant in magnitude and direction at all points of the motion of object। अब यहाँ जितने भी पॉइंट है मोशन के, इस पूरे कर्व पर जितने भी पॉइंट है, इस कर्व को मिलाने वाले, इस कर्व को फॉर्म करने वाले, तो हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फिक्स या कांस्टेंट होना चाहिए, वो हमेशा फिक्स या कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, ऊपर वाले पॉइंट पर कम लग रही है, या नीचे वाले पॉइंट पर ज्यादा लग रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जितना हाइट पर जाएंगे हम तो ग्रेविटी उतनी कम हो जाए, और जितना नीचे जाएंगे उतनी ग्रेविटी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जितना हम अर्थ सरफेस के नियर आएंगे उतना ग्रेविटी या उतना ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा। बट ये जो हमारी हाइट है, ये ग्रेविटेशनल पुल के कंसीडरेशन में या ग्रेविटेशनल पुल के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी है, बहुत माइनर है। तो यहाँ पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो ग्रेविटी है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस को लें कि माउंटेन की डिस्टेंस ले लें, कि माउंटेन की हाइट हम ले लें, तो माउंटेन की हाइट पर ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, बट कुछ मीटर या कुछ फीट पर ग्रेविटी उतनी चेंज नहीं होगी, या अगर वो चेंज हो भी रही है तो इतनी माइक्रो, इतनी छोटी होगी कि हमारे कैलकुलेशन में कुछ खास फर्क नहीं डाल सकेगी। 0.0000 समथिंग, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0.00 एंड सो ऑन समथिंग के फ्रैक्शन में होगी, और उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं तो हमें ये मानना होगा कि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है। दूसरी बात हमें मानना होगा कि जो अर्थ का रोटेशन है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, यानी अर्थ का रोटेशन हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, या मूव नहीं कर पा रहा है, या फोर्स नहीं लगा पा रहा है। थर्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर जगह, हर पॉइंट पर एक जैसा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन है, इसे हम नेग्लिजिबल क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है वो 24 आवर में एक बार कंप्लीट होता है, तो ये एक लॉन्ग टाइम इंटरवल हो जाता है। यानी 24 घंटे में अगर कोई चीज एक सर्कल कंप्लीट कर रही है तो वो एक बहुत लंबा समय हो जाता है, और उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट जितने कम टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसमें अर्थ के रोटेशन की वो स्पीड कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी, और उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं।